आज के वीडियो सेशन में हम क्लास 10th का पहला चैप्टर रियल नंबर्स स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो सेशन किया था जिसमें मैं आपको कम्प्लीटली बताया था कि ये जो इस साल का हम लोगों का सिलेबस है 2022 में जिन बच्चों का पेपर देना है, यह सिलेबस को किस तरह से कैसे हम पढ़ाई करके और बेहतर तरीके से सिलेबस को कवर करके एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, इस पर हम लोगों ने कम्प्लीटली चर्चा कर लिया था। आज के वीडियो सेशन से मतलब आज ये हमारा पहला क्लास है सिलेबस स्टार्ट होने के बाद, जिसमें मैंने कल ही बताया था आप लोगों को कि 15 चैप्टर जो हैं इस बुक में पूरे सिलेबस में हमको दिए गए हैं। जो स्टार्ट होता है रियल नंबर से और एंड होता है प्रायिकता पे, प्रोबेबिलिटी पे ख़त्म हो जाता है। इस चीज़ को मैंने कल के वीडियो सेशन में भी आपको क्लियर कर दिया था। आज हम क्या करेंगे कि रियल नंबर्स को हम स्टार्ट करेंगे और बुक्स के लिए मैंने बता दिया था कि आपको NCERT का मैथ्स ले लेना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम के हैं तो हिंदी मीडियम में आप ले सकते हैं। सस्ती बुक्स है, मार्केट में आपको मिल जाएगा। और नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, इसी बुक का आप PDF इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, चलिए तो पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में सबसे पहला हमें जानना है, ये आज नहीं जानना है, मतलब हमें अभी नहीं जानना है कि ये रियल नंबर होता क्या। सबसे पहले इस लेसन का हमें ओवरव्यू देखना है। ओवरव्यू का मतलब होता है कि इस लेसन में कौन से वे छोटे से टॉपिक हैं, मूल कॉन्सेप्ट क्या है जिसके ऊपर हमें पूरे चैप्टर को पढ़ना है। तो अगर इसके मूल कॉन्सेप्ट की बात करें तो टोटली इनकी दो कॉन्सेप्ट आते हैं। पहला यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। ठीक, मैं आपको यहाँ पे स्लाइड भी दिखा करके अभी समझा दूंगा। और दूसरा जो होता है हमारा वह होता है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, ठीक है। इसको यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के नाम जाना जाता है। इन दो ही तरीकों पे, दो ही कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा चैप्टर जो है हमारा है। मतलब रियल नंबर्स को हमें मात्र अगर ये दो कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से जान गए तो हम आसानी से रियल नंबर्स के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे एग्जामिनेशंस में उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है, सिंपल सी अगर आप बात समझिए, यह होता है लंबी विभाजन प्रक्रिया। यह कैसा होता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया होता है। और यह जो होता है अभाज्य गुणनखंड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड। जैसे मान करके चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 20 में 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 छके 18, ठीक। तो ये हो गया हमारा, मतलब इसमें हम भाग दे करके चीज़ों को करेंगे, ठीक। अगर हमें डिवाइड आता है तो डिवाइड के द्वारा हम इस कॉन्सेप्ट को पूरी तरह समझ जाएंगे। और इसका एक फार्मूला जो बचपन में हम लोग पढ़े थे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, इसी फार्मूला पे ये बेस्ड हमारा ये थ्योरम होगा। डन, इतना चीज़ आपको पता है। अंक गणित का आधारभूत प्रमेय की अगर हम बात करें तो इसमें हमको प्राइम फैक्टराइजेशन आना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड। जैसे अगर इसी 20 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो जब आप एलसीएम निकालते होंगे तो आपको समझ में आता होगा, 2 से करेंगे तो आ जाएगा 10, फिर 2 से करेंगे तो आ जाएगा 5। तो हम 20 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 5। यह हमने क्या कर दिया, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिया, ठीक है। तो इतना चीज़ हमें कन्फर्म है। अब क्वेश्चन आता है कि सर जी इतना चीज़ दुनिया में हम जितना भी काम करते हैं वो उसका किस ना कुछ यूज होता है। उसी प्रकार ये जो दोनों थ्योरम है इनका यूज हम कहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये जो दोनों थ्योरम है इनका अनुप्रयोग क्या है, इनका उपयोग हम कहाँ करेंगे। तो सबसे पहला और अच्छा उपयोग इसका आता है ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, कि इसके द्वारा दो या दो से अधिक संख्याओं का हम HCF निकालते हैं। 2 से अधिक संख्या का हम क्या फाइंड करते हैं बाबू, HCF फाइंड आउट करते हैं। समझ में इतना चीज़, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF हम फाइंड आउट करते हैं। और इसी के द्वारा हम ये भी पता लगाते हैं कि कौन सी संख्या, जैसे 2 से विभाज्य होने वाली संख्या, 4 से विभाज्य होने वाली, 3 से विभाज्य होने वाली, 5 का गुणज, 3 का गुणज, ये जब आप एक्सरसाइज करिएगा तो दूसरा कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, विभाजन एल्गोरिथम के ऊपर हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम संख्याओं के अलग अलग रूप को सिद्ध करते हैं।
डन। तो ये दो मेनली यूज हैं किसके, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के। अब इसके यूज की अगर हम बात करें तो इनके यूज में सबसे पहला जो हमारा आता है वह ये आता है कि किसी भी संख्या को, कोई भी संख्या जो दिया है, कोई भी संख्या नहीं, जो संख्या अपरिमेय है, तो संख्या को अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना, अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। अपरिमेय संख्या ये तो पता है कि होता है रूट वाली संख्या, जैसे मैं √2 लिख दूं, अपरिमेय संख्या क्या हो गया, √2 हो गया, √3 हो गया, √13 हो गया, ये सब अपरिमेय संख्या, मतलब इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है तो यह अपरिमेय संख्या। अब जनरली नहीं कह सकते कि जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। अब इसको प्रूफ करके हमें दिखाना है कि किस प्रकार यह अपरिमेय संख्या होगा, तो वो सीखेंगे हम इसी के अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के आधार। कोई भी बट्टा दिया है, भिन्न बट्टा दिया है ना, भिन्न दिया है, और उस भिन्न को हमें चेक करना है कि वह शांत है या अशांत है, तो उसको हम लोग इसी तरीके के द्वारा, अंक गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा ही हम प्रूफ कर पाएंगे कि वह शांत होगा या अशांत होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, छोटा सा एक एग्जाम्पल यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। जैसे हम क्या करते हैं कि 3 में भाग देते हैं 1 से, 1 3 3 कट गया या, ठीक है। या फिर एक ऐसा लेते हैं, रुकिए 1 सेकेंड, हम क्या करते हैं 5 में भाग देते हैं 2 से, 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, ये आएगा 1 पॉइंट से लेंगे 2 पंचे 10, कट गए। तो ये पॉइंट्स के बाद जा करके यह शांत हो गया। शांत होने का मतलब चुप हो गया, ठीक। भोजपुरी में समझना है कि चुप हो गया, मतलब यहाँ पे इसके बाद रिपीटिंग नहीं हुआ, तो इसका दशमलव प्रसार हमारा हो जाएगा शांत। तो ये फ्रैक्शन बना कहाँ कि आपने शांत लिख दिया, तो इसको लिखेंगे हम, ये फ्रैक्शन बना था 5/2 से। डन, समझ में आ गया इतना चीज़ आपको। उसी प्रकार अगर हम 3/10/3 को अगर हम चेक करें तो ये 3.33333 ये आते रहेगा, कभी शांत ही नहीं होगा, तो इसी को कहेंगे हम लोग अशांत। इसी को क्या कह देंगे हम, अशांत कह देंगे। समझ में इतना चीज़। तो इसी चीज़ को मैं यहाँ पे एक स्लाइड के द्वारा आपको समझा दिया हूँ। इस स्लाइड में आप देख सकते हैं बहुत आसान तरीके से मैं यहाँ पे आपको बाई एनिमेशन के द्वारा मैं बना करके दिखाया हूँ। कैसे है, सबसे पहला हमारा जो है ऊपर चैप्टर का नाम दिया है हमारा, उसके बाद ओवरव्यू दिया है, ओवरव्यू के नीचे हम लोगों ने लिखा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो एक लंबी विभाजन प्रक्रिया है। इसका अनुप्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका अनुप्रयोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं के HCF फाइंड आउट करने में करते हैं। और दूसरा उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो ये संख्या जो होती हैं, इन संख्याओं में विभाजन के द्वारा कुछ गुणज या कुछ विभाज्यता के थ्योरम्स को सिद्ध करना होता है, उसके लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं। दूसरी तरफ देखेंगे दाहिने तरफ उसके, तो हम लोगों ने लिखा है अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में लिखा है मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यही होता है। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, इसका अनुप्रयोग क्या है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि का अनुप्रयोग हमारा है अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना कि वह अपरिमेय है, ठीक। दूसरा उपयोग है कि कोई भी भिन्न जो दिया है वह भिन्न हमारा शांत है कि अशांत है, उसका भी पता हम इसी गणित के आधारभूत प्रमेय के द्वारा ही हम पता लगा पाते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना चीज़ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इन चीज़ों को मैं स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक क्लास 9th में हम लोग पढ़े थे, उस चीज़ को रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। क्लास 9th में हम लोगों ने अंक, संख्या, इस सब के बारे में डिस्कस किया था। डन, ये उतारना नहीं है आपको, वो जो PDF है उस मतलब जो स्लाइड दिख रहा है उस स्लाइड में ये सब चीज़ लिखा है, और उस स्लाइड को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF बना के डाल दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पे लिंक डाल दूंगा मैं, और लिंक से आप डाउनलोड करके अपने कॉपी में उतार लीजिएगा। डन, इससे थोड़ा सा समय का बचत होगा। अब देखिए, हमें नंबर सिस्टम पे फुल्ली फोकस करना है। नंबर सिस्टम में सबसे पहला आता है, ये सब चीज़ को हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। सबसे पहला हमारा आता है डिजिट। सबसे पहला क्या आता है, डिजिट। डिजिट किसको कहते हैं, डिजिट की अगर हम बात करें तो डिजिट के बारे में कहा जा सकता है कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को अंक कहा जाता है। और इनमें अगर सबसे छोटे की बात करें तो ये 0 होता है, सबसे बड़े की बात करें तो हमारा 9 होता है, और इन टोटल संख्या अगर इसकी पूछी जाए तो इनकी संख्या होती है 10, क्योंकि 1 से 9 तक लेकर के 9 और एक 0 भी तो है हमारा, तो 10 हो गया इनकी संख्या, ठीक है। तो अंक के बारे में हमें इतना ही जानना है कि अंक है क्या, तो 0 से लेकर के 9 तक के संख्याओं को अंक कहा जाता है। इसमें सबसे बड़ा 9 होता है और सबसे छोटा 0 होता है, और ये अंक के द्वारा ही कोई भी संख्या बनता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ पे कमल,
जब छोटे थे हम लोग तो पढ़ते थे कमल, तो ये कमल तो वर्णमाला से मिल के बना है, तो इसको कहेंगे शब्द। सेम उसी प्रकार ये जो हमारा 0 से लेकर के 0 1 2 ऐसे करके कहाँ तक 9 तक की संख्या है, इसी के द्वारा कोई भी संख्या बनता है। जैसे मैंने 472 लिखना है, 472 मैंने लिख दिया। 472 कहाँ से है, 4 इसी में से है, 7 इसी में से है, 2 इसी में से है। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो दिख रहा है हमें यह संख्या हो गया और ये क्या हो गया, हमारा अंक हो गया। समझ में? इसका स्लाइड भी हम लोगों ने यहाँ पे दिखा रखा है, ये भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे समझने के लिए देख सकते हैं। अंक के बाद हमारा दूसरा चीज आता है रेशनल नंबर, सॉरी रेशनल कह रहे हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या। पहले से आपको पता है, इसलिए इन चीज़ों पे मैं ज़्यादा समय नहीं देते हुए एक एक लाइन में बताते हुए चलूँगा, और इनका स्लाइड में जो है यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, यहाँ से देख करके आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, और इनमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो वो 1 होता है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात करें तो कितना होता है, अनंत होता है। बड़ी गिनती का कोई अंत नहीं होता है, इसलिए क्या कह सकते हैं, अनंत होता है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या के बारे में, इसको प्राकृतिक संख्या क्यों कहते हैं, क्योंकि हम गिनती जहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए कि मुझे मार्कर को गिनना होगा, कै गो मार्कर है, तो ये कहेंगे 2 गो, ऐसा तो नहीं कहेंगे 0 1 1 गो मार्कर है, ऐसा तो नहीं कर सकते, कहेंगे 1 2। ठीक, इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि गिनती की संख्या में हमारा 0 नहीं आ रहा है, अकेले 0 नहीं आ रहा है। ठीक है, इंडिविजुअली नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 0 अब एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 काउंटिंग में नहीं आता, इसलिए प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक, प्राकृतिक संख्या के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरा हमें देखना है, इसके आगे हमें देखना है होल नंबर को। होल नंबर्स क्या होते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो इन नेचुरल नंबर जो होते हैं इनके पहले हम 0 इंक्लूड कर देते हैं। मतलब प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम 0 को लगा दें तो वह संख्या हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या, वो संख्या का पूरा समूह पूर्ण संख्या का समूह हो जाता है। ठीक है, तो 0 वहाँ पे प्राकृतिक संख्या नहीं था, लेकिन 0 क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है। ठीक, पूर्ण संख्या के बारे में 2 ही चीज़ हमें नोट रखना है। पहला कि गिनती की संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर देंगे तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, अतः 0 भी ये क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या है। डन, तो हमें प्राकृतिक संख्या समझ में आ गया, अंक आ गया, होल नंबर समझ लिया। अब हमें समझना है इंटीजर। इंटीजर, इंटीजर क्या होता है, आप स्लाइड में भी देखते रहिएगा, वहाँ पे भी मिलाते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश नाम लिख रहा हूँ, स्लाइड में आपको हिंदी नाम भी देख। हाँ, एक चीज़ और देखना है आपको, इसको डिनोशन किया जाता है, डिनोट किया जाता है। तो ये जो नेचुरल नंबर होते हैं इनको डिनोट किया जाता है एन से। नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करेंगे बाबू, एन से डिनोट करेंगे। ये जो होल नंबर होते हैं इनको डिनोट करते हैं डब्ल्यू से। इसको किससे डिनोट करेंगे, हम डब्ल्यू से करेंगे। और ये जो इंटीजर हैं इनको डिनोट करेंगे हम जेड से। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे स्लाइड में लिखा हुआ मिलेगा नीचे, डिनोटेड बाई एन, डिनोटेड बाई डब्ल्यू, डिनोटेड बाई जेड। ठीक है, और भी देखेंगे हम। चलिए वापस आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या कहते हैं, देखिए हम लोगों ने कभी कभी संख्याओं के पहले माइनस लगा हुआ देखा होगा, कभी कभी संख्याओं को पहले ऐसे ही देखा होगा, कभी कभी शून्य को देखा होगा। तो 3 तरह की संख्या हो गई, एक संख्या हो गई पॉजिटिव, एक हो गई निगेटिव, और एक हो गया शून्य। पॉजिटिव को कहते हैं धनात्मक संख्या, निगेटिव को कहते हैं ऋणात्मक संख्या। इनकी अगर पहचान की बात करें हम तो निगेटिव नंबर के साथ, जैसे मैंने लिख दी 4 -4 -5, इसको ऐसे ही 4 5 लिख देंगे और ये तो 0 ही होता है। ठीक है, तो धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या तथा शून्य को सम्मिलित रूप से कहने का मतलब एकदम मिला के, आपस में एकदम इसको जोड़ करके सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है बाबू, इंटीजर कहा जाता है। और इंटीजर को अगर नंबर लाइन पे देखा जाए तो ये इस प्रकार होता है, बीच में 0, इधर 1 2 3 1 2 3 और ये बढ़ता जाएगा, इधर -1 -2 -3, इधर ये बढ़ता जाएगा। समझ में, 9th का चीज़ें हम लोग जान चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, तो इंटीजर भी हमें समझ में आ गया। अब हमें फोकस करना है, हमें जानना है अब किसके बारे में, परिमेय संख्या के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, हमें परिमेय संख्या को जानने से पहले मैं इस चीज़ को इरेज कर देता हूँ क्योंकि समझाने में जगह चाहिए। इधर तो अपना स्लाइड ही लगा है। ठीक है, स्लाइड को ध्यान से देखते रहना बाबू, क्योंकि स्लाइड से ही हमारा चीज़ें क्लियर होगा। डन, यहाँ पे हमें देखना, अब किसको देखना हमको, हमें देखना है अब ये परिमेय संख्या, जिसको कहा जाता है अंग्रेजी में रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को डिनोट किया जाता है क्यू से। किसे डिनोट करते हैं हम लोग, क्यू से। रेशनल नंबर का डेफिनेशन आप पढ़े होंगे कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो। रेशनल नंबर के बारे में हमने क्या समझा कि वैसी संख्या जो p/q के रूप में हो, और ये जो q है हमारा, इसका मान नहीं होना चाहिए 0, तो उसको हम क्या कह देंगे,
रेशनल नंबर परिमेय संख्या कह देंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि 1/√2, √3/2, √7/1, ये जो तीनों संख्याएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों तो p/, ये सब हो गया p का मान, ये सब नीचे वाला हो गया q का मान। इसका मतलब ये और ये संख्याएं परिमेय संख्या होंगी ना? नहीं होंगी, ये गलत बात है। ये क्या होगा? परिमेय संख्या बाबू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे हमारा होना चाहिए ये जो p और q है, ये p और ये जो q है, ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। और ये बताइए √2 पूर्णांक है √2 पूर्णांक, √3 पूर्णांक है, √7 पूर्णांक है? नहीं है, ये सब पूर्णांक नहीं है। दैट्स वाई ये तीनों संख्याएं जो होंगी कभी भी परिमेय संख्या नहीं होंगी, क्योंकि ये पूर्णांक नहीं है। समझ में? परिमेय संख्या की डिफिनेशन की बात करें तो वैसी पूर्णांक संख्या जो p/q के रूप में हो तथा q का मान 0 न हो, उसी को क्या कहा जाता है? जहाँ पे p और q दोनों पूर्णांक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मतलब बोल ही दिए कि वैसी पूर्णांक संख्या। ठीक, तो उसमें आ गया, उसी को परिमेय संख्या कहा जाता है। और इसको डिनोट किया जाता है बाबू किससे? q से। ठीक, इसी को हम लोग भिन्न भी कहते हैं। ठीक, तो अब हम समझते हैं अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर आप किसको कहोगे? वैसी संख्या जो अपरिमेय मतलब परिमेय नहीं होगा। इसको इरेशनल को हिंदी में अपरिमेय कहा जाता है। और अपरिमेय किसको कहते हैं? तो जो परिमेय नहीं होगा उसी को क्या कहेंगे? हम अपरिमेय कहेंगे। मतलब अगर कोई चीज़ अच्छा नहीं है तो वो क्या है? बुरा है। उसी प्रकार संख्याओं में अगर कोई संख्या परिमेय संख्या नहीं है तो वह संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या के बारे में एक नोट याद रखना है कि प्रायः रूट में जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, रूट में जितनी भी अभाज्य संख्या, जैसे हो गया √2, अभी अभाज्य संख्या मैं पढ़ाऊंगा क्या होता है, √2, √3, √7, √5, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या, वही सभी रूट में है, तो ये सब क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक, तो अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? जो p/q के रूप में नहीं हो। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसमें एक और नोट स्टार दे करके याद करके रखना। हालांकि नोट्स में मैंने उसमें परिमेय में ही लिख दिया। ये जो पाई होता है, ये पाई हमारा, ये पाई जो होता है हमारा अपरिमेय होता है, इरेशनल होता है। ये क्या होता है? इरेशनल होता है। परंतु इसी का वैल्यू जो होता है हमारा 22/7, यह हमारा हो जाता है बाबू परिमेय संख्या। ये क्या हो जाता है? परिमेय। तो अपरिमेय, ये चीज़ आपको पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, तो ये याद रहना चाहिए। बाकी मैंने नोट्स में भी लिख दिया है अपरिमेय और परिमेय के बारे में। ठीक, अब आता है एक वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ये आ गया हमारा अब चैप्टर का नाम। रियल नंबर्स क्या होता है? तो ये जो अपरिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या है, इन दोनों को जब आपस में सम्मिलित कर दीजिएगा, मिला दीजिएगा, तो बन जाएगा हमारा रियल नंबर। हो गया। रियल नंबर के बारे में हमें एक चीज़ याद रखना है कि जो संख्या परिमेय भी होगा, वो संख्या अपरिमेय भी होगा, वो दोनों संख्याएं जो होंगी हमारी रियल नंबर होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। ठीक है, तो वास्तविक संख्या के बारे में यहाँ पे आपको नोट्स में दिख रहा होगा कि वैसी संख्या परिमेय तथा अपरिमेय को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से अवास्तविक संख्या कहा जाता है। डन, इसको डिनोशन का कोई नहीं होता है। ये चीज़ हो गया। संख्या के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब मात्र 2 संख्याएं बच रही हैं। पहली संख्या अभाज्य संख्या और दूसरी संख्या बच रही है हमारा भाज्य संख्या। ठीक है, इससे पहले हम इसको इरेज करते हैं और फिर हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है अभाज्य संख्या। अगर आपको आता है तो समझिए कि आप मैथमेटिक्स में आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को बाबू कहा जाता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को क्या कहते हैं? प्राइम। इस प्राइम नंबर को समझने से पहले 2 छोटा छोटा चीज़ पढ़िए। पहला मल्टीपल, जिसको कहा जाता है गुणज, और दूसरा फैक्टर, जिसको कहा जाता है गुणनखंड। मल्टीपल का मतलब होता है उस संख्या में पहले 1 से गुणा करना, फिर 2 से 3 से। जैसे 2 के मल्टीपल की हम बात करें तो 2 का मल्टीपल 2, 1 से गुणा, 2 में 2 से तो 4, 2 में 3 से तो 6, 2 में 4 से तो 8, 2 में 5 से तो 10, ऐसे करके यह मल्टीपल हो गया। लेकिन कहा जाए कि 10 का फैक्टर बताइए, तो 10 का फैक्टर क्या होगा? 10 के फैक्टर की बात करिए, किससे किससे डिवाइड होता है? तो 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में नहीं, 4 में नहीं, 5 में आता है, 10 में आता है। तो ये हो गया इसके फैक्टर, ये हो गए मल्टीपल। कुछ ऐसी संख्याएं हैं, जैसे आप 2 का फैक्टर निकालिए, 2 किसके टेबल में आएगा? 1 में आएगा और 2 में आएगा। 3 का निकालिए, 1 में आएगा, 3 में आएगा। 4 का निकालिए, 1 किस में आएगा? 1 में भी आएगा, 2 में भी आएगा और 4 में भी आएगा।
कुछ ऐसी संख्याएं हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, और 2 फैक्टर जब होते हैं तो उनमें एक चीज़ कॉमन होता है कि उसमें तो 1 होता है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और एक वो खुद संख्या होती है। जैसे 2 का फैक्टर था 2 था, 3 था तो 3 था। तो अभाज्य संख्या का डिफिनीशन यहाँ से बनता है कि वैसी संख्या जिसके केवल 2 ही फैक्टर हों उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। और जब 2 फैक्टर होगा तो क्या होगा, एक होगा और दूसरा वह संख्या स्वयं होगा, वह खुद होगा, सेल्फ होगा। द नंबर विच इज डिविजिबल बाई 1 एंड सेल्फ, एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, दैट्स कॉल्ड प्राइम नंबर, उसको प्राइम नंबर हम कह देंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9 नहीं होगा 11, 11 के बाद 13, ऐसे करके अब बढ़ता जाएगा। अब कहोगे 9 क्यों नहीं होगा, तो 9 का फैक्टर निकालिए, 1 में आएगा, 3 में आएगा और 9 में आएगा, तो 1 और 9 के अलावे भी 3 में आ गया, इसलिए यह नहीं होगा। समझ में आ गया आपको इतना चीज़। अगर इस 2 को छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो इसमें इवन है। इवन क्या होता है, जो संख्या 2 से विभाज्य होता है वह इवन, जो संख्या 2 से विभाज्य नहीं होता है वो ऑड। इवन नंबर पहचानने का तरीका 2 4 6 8 10, या इवन नंबर का मैंने बताया था 0 2 4 6 और 8 जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर है वह संख्या जो होता है सम होता है। देखिए तो यही ना एक सम है, बाकी कोई सम है नहीं है। तो यहाँ से एक और नोट निकलता है कि 2 मात्र एक ऐसी सम संख्या है जो सम होने के साथ साथ अभाज्य संख्या भी। डन। और भाज्य संख्या क्या होता है, तो जो एक और स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाए उसी को क्या कहेंगे, हम भाज्य संख्या कहेंगे। तो भाज्य संख्या को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। इसको क्या कहेंगे बाबू, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसको कहेंगे, तो वैसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो जाए उसको भाज्य संख्या कहा जाएगा। इसका आपको स्लाइड यहाँ पे देख जाएगा, ठीक। तो बाकी नंबर सिस्टम में जितने भी छोटे बड़े कंसेप्ट थे हम लोगों ने देख लिया। अब इन सब का पीडीएफ जो है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। डिस्क्रिप्शन से जाकर के पीडीएफ को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको अपने वैसे ही कॉपी में खूब सुंदर तरीके से बना लीजिएगा। कल के वीडियो सेशन में हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को पढ़ने वाले हैं बहुत झकास स्टाइल में, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, दैट्स ऑल। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आया तो पता ही है कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। कमेंट सेक्शन में कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट जरूर करें। ओके बाय।